हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं और इस कड़ी में पहला जो मेरा चैप्टर है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय का तीसरा पाठ, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह चैप्टर क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जो थर्ड भाग में बताया गया है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समय को हम आज अध्ययन करेंगे। अपने चैप्टर 2 में देख लिया होगा कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में राजनीतिक और को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, आप भी जानते हैं, और यहाँ पर भी वही परिवर्तन देखने को मिला है। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में कई नए साम्राज्य स्थापित हुए और उन साम्राज्यों के बीच में अनेक प्रकार के सामाजिक स्थितियों में भी बदलाव आए। जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें परिवर्तन संभव हो पाया। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहला कि अधिकांश क्षेत्रों पे जो वन आश्रित थे वो कृषि के विस्तार के साथ वनों को काटा गया और कृषि का विस्तार किया गया ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। दूसरा है लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन। तो लोगों के जीवन शैली में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ और समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय। तरह तरह के जो है आप देखे होंगे कि पत्थरों पर नक्काशी करना, मूर्तियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें जो है इस कालखंड में डेवलप हुई है। संपत्ति के असमान वितरण से सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर होना। अब समाज में 2 तरह के लोग पैदा हो गए। एक वो लोग जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी और एक वो लोग जिनके पास बिल्कुल संपत्ति नहीं थी या कम थी। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इतिहासकार तत्कालीन समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए प्रायः अभिलेख, सिक्के एवं साहित्य परंपराओं का उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ तो हमें कैसे मान लें कि ये परिवर्तन हुआ ही था। इस परिवर्तन को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इतिहासकार होने के नाते उस समय के काल को, जिस समय कालखंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य, तो उस समय के अभिलेखों पे क्या लिखा गया, सिक्के पे क्या लिखे हुए थे, किस प्रकार के चित्र अंकित हुए थे, किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, साहित्यिक परंपराओं में उस समय कालखंड को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या वर्णन किया गया है। उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो है इन निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि उस समय का समाज किस प्रकार का होगा। साथ ही उस समय समाज में प्रचलित रीति रिवाज, कर्म कांड, धर्म, ये सारी चीज़ों का जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसका इतिहास लिखा जाता है। आज इस चैप्टर के माध्यम से हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है महाभारत। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले टेलीविज़न पे महाकाव्य महाभारत एपिसोड प्रसारित हो रहा था, तो आपने आनंद भी लिया होगा। तो आज उसी संदर्भ में हम महाभारत की एक समालोचनात्मक दृष्टि से उसका वर्णन करेंगे कि महाभारत था या नहीं था, हुआ था या नहीं हुआ था, क्या हुआ। तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम इसको देखेंगे, न कि सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से। तो हमारे पास एक इतिहासकार होने के नाते, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम इन चीज़ों को आकलन करेंगे। यहाँ पे हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। सबसे पहले समालोचनात्मक संस्करण के लिए आपको मैं बता दूं कि 1919 ईस्वी के पहले सिर्फ और सिर्फ जो है इसके इतिहास पर कभी भी चर्चा नहीं हुई थी। सिर्फ इसके धार्मिक रिवाजों पे, धार्मिक जानकारों पे, धार्मिक जानकारी जो प्राप्त थी लोगों के द्वारा जो सुनी जाती थी उसी पर बातचीत होती थी। अब वो कितना सही था, कितना गलत था, इसका आकलन 1919 ईस्वी के बाद जो है देखने को मिलता है, जब संस्कृत के महान विद्वान BS सुक्थानकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया गया। विद्वानों ने महाभारत से जुड़ी सभी भाषाओं के उन श्लोकों को चयन किया
सभी भाषाओं का मतलब जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो तमिल भाषा में लिखी गई है, कुछ उर्दू भाषा में भी लिखी गई है, जो उसका रूपांतरण हुआ है। तो इन सभी भाषाओं में जो महाभारत की कथाएं लिखी गई है, उन सारे श्लोकों का चयन किया गया, सारे पांडुलिपियां जो है इकट्ठी की गई और उसका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 47 वर्ष लगे। सोच लीजिए छात्रों, कितना दिन लगा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी से इस ऐतिहासिक महाकाव्य को पढ़ा गया, इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। इन 47 वर्षों के अध्ययन के बाद इसकी दो बातें निकल कर के आई। संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, मतलब जो हमारे पास पांडुलिपियां मिली है वो संस्कृत का, तमिल का या अन्य भाषाओं की जो महाभारत की प्रतियां मिली है, उसमें कई ऐसे श्लोक थे जो एक समान थे, एक थे। देश के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त पांडुलिपियों में यह समानता थी, मतलब वो कहानियां जो थी, इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि महाभारत की जो श्लोक है, जो कहानी है, जो कथाएं हैं, वो सही थी। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद सामने आए। क्षेत्रीय प्रभेद का मतलब भारत इतना बड़ा देश है तो महाभारत की रचना या श्लोक मिल सकते हैं एक साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो महाभारत के अंदर दिखाई गई है सभी जगह एक समान ही हो, उसके सामाजिक सरोकार, सामाजिक संस्कृतियाँ एक समान हो। जिस तरीके से आज हमारे पास रहन सहन, खान पान, कपड़ा, पहनावा, सभी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से महाभारत में भी कुछ ऐसे अंश हैं जो क्षेत्रीयता के अनुसार उसमें विभेद पाए जाते हैं। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा मिलता है। आरंभ में यह विश्वास किया जाता था कि संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई बातें व्यवहार में भी प्रयुक्त होता होगा, परंतु पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के अध्ययन से इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था, अर्थात इन ग्रंथों में लिखी गई बातें जरूरी नहीं थी कि एक समान ही हो। श्लोक सारे समान मिलते हैं, पर सामाजिक संस्कार जो है वो हर जगह समय के साथ परिवर्तन मिला है, हर क्षेत्र के साथ परिवर्तन देखने को। एक संक्षिप्त जानकारी हम महाभारत के बारे में आपको देना चाहेंगे। वो संक्षिप्त जानकारी है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी और महाभारत महाकाव्य की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच मानी जाती है। आरंभ में इस ग्रंथ में मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम उस समय जय संहिता था। कालांतर में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसका नाम पड़ा भारत। अंत में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई और इसका नाम पड़ा सत्र सहस्त्र संहिता अर्थात महाभारत। आज जो महाभारत हम जानते हैं, जो आप टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, उस महाभारत का जो श्लोकों की संख्या है वो 1 लाख है, लेकिन आरंभ में ये 8800 है। अब आकलन आप खुद कर सकते हैं कि 8800 श्लोक थे आरंभ में और अब 1 लाख हो गए हैं। इसका मतलब है कि ऊपर की जो बातें हैं जो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के बीच मानी गई है, तो जैसे जैसे समय काल बढ़ता गया वैसे वैसे जो है इन श्लोकों की संख्या भी बढ़ती गई। इस प्राचीनतम महाकाव्य में कुरु वंश की कहानी है, कौरवों और पांडवों की, जैसा कि आप भी जानते हैं, और इस महाकाव्य के द्वारा जो है भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का परिचय मिलता है। अब बता दें कि महाभारत में भी कुछ ऐसे उल्लेख मिले हैं जो विदेशी हैं, जैसे शक, यवन, पारसिक, हुन आदि जातियों